भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी आने की परमिशन दे दी है, यानी अब अंतरिक्ष निजी क्षेत्र के लिए भी खुल चुका है। इसी क्रम में निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां, कुछ स्टार्टअप सामने आई हैं, जिसमें से एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल। इसने अपने एक खुद के रॉकेट का निर्माण किया है जो कि सेमी क्रायोजेनिक है। इस रॉकेट को वो लॉन्च के लिए तैयार कर चुके हैं, तो इसी वजह से यह खबर सुर्खियों में आ गई है। दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम इस कंपनी के इस खास तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे और यह इस इंजन के बारे में भी जानेंगे जो खास तौर पर चर्चा में रहा है। इसके बाद इसरो के लिए यह कितना फायदेमंद होगा, इस खास बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हमारे विषय को। हमारा विषय है भारत में निजी कंपनियां करेंगी अंतरिक्ष प्रक्षेपण, और अंतरिक्ष प्रक्षेपण में इन्होंने जो अपने डिवाइसेस बनाई है इनमें 3D प्रिंटिंग, इसके डिजाइन का उपयोग किया है। 3D प्रिंटिंग की सहायता से इन्होंने इसके निर्माण किया है। तो साथ में यह भी जानेंगे कि 3D प्रिंटिंग इसमें किस प्रकार सहायक है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। यदि देखें तो सबसे पहले हम खबर देखेंगे, ये किस न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है। इसके बाद जानेंगे यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। इसके बाद समझेंगे यह जो स्टार्टअप्स है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अग्निकुल का अंतरिक्षयान अग्निबाण जो चर्चा में है, यह क्या है, इसे इसने कैसे बनाया है। इसके बाद जानेंगे अग्निकुल के खास इंजन के बारे में जिसके लिए इसे पेटेंट भी प्रदान किया गया है। इसके बाद जानेंगे अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भूमिका को, कि भारत में अभी तक क्या लेवल रहा है जब से अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए ओपन कर दिया गया है। इसके बाद जानेंगे कि जब जब ये स्टार्टअप्स आई हैं और निजी क्षेत्र अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो इससे इसरो को क्या फायदा होने वाला है। अंत में एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है कि ये पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस खंड से संबंधित है। आइए सबसे पहले देखते हैं यह खबर कहां प्रकाशित हुई है। यह द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर क्या थी, देखिए खबर थी प्राइवेट रॉकेट्स एंड 3D प्रिंटिंग इंजन्स, यानी ध्यान रखिएगा कौन से इंजन जिन्हें 3D प्रिंटिंग की सहायता से बनाया गया है। ये इंजन अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मैन पावर को कम करते हैं। खबर में है व्हाट टू नो एज अनदर प्राइवेट फर्म प्रिपेयर्स फॉर स्पेस लॉन्चेस। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर यह खबर सुर्खियों में क्यों है। तो इसके बारे में हमने चर्चा भी की क्या कि भारत में एक स्टार्टअप से जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, इसका नाम है अग्निकुल। ठीक है, अब यदि बात करें अग्निकुल की, यह कहां स्थित है, तो यह स्थित है चेन्नई में, जो कि एक स्टार्टअप है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि यह खबर में क्यों आ गया है। इसने कहा है यानी चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप का नाम क्या है, स्पेस टेक। हम सभी जानते हैं स्पेस टेक का मतलब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा की जा रही है, यानी स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस, इसका यह पूरा नाम है। ध्यान रखिएगा, अग्निकुल कॉस्मोस ने एक घोषणा की है। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि इसने अपना खुद का रॉकेट तैयार कर लिया है जिसका नाम है अग्निबाण। तो रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस वजह से यह खबर सुर्खियों में थी। ध्यान रखिएगा, एक ये क्या है, स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है यह भी याद रखिएगा, अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, इसने अपने जिस रॉकेट का निर्माण किया है उस रॉकेट का क्या नाम है, अग्निबाण। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यह रॉकेट किस प्रकार का है, यह प्रकार का है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर, और इसे किस क्षेत्र में या पृथ्वी की किस कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिटर में। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण टर्म था जो आपको पता होना चाहिए। यदि यह सफल उड़ान भर लेता है तो यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में यानी अग्निकुल व्हीकल भेजने वाली दूसरी इंडियन स्पेस टेक कंपनी बन जाएगी। यानी यह भारत के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया था। इसके बाद यह सुर्खियां लगातार आई और कई स्टार्टअप्स अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत में कार्य कर रहे हैं। स्काईरूट और अग्निकुल उन कंपनियों में से एक है जो लॉन्च व्हीकल, उपग्रहों और उनके अनुप्रयोगों पर लगातार काम करती रही हैं और काम कर रही हैं। हमने जिस कंपनी के बारे में बात की, चूंकि अग्निकुल दूसरे नंबर की कंपनी बनने वाली है जो ऐसा कार्य करने वाली है भारत में,
तो पहली वाली कंपनी क्या है या फर्स्ट रैंक वाली कंपनी कौन सी है? स्काई रूट। ध्यान रखेगा, ऐसा करने वाली पहली कंपनी स्काई रूट बन चुकी है और यह दूसरा प्रक्षेपण होने वाला है यदि यह प्रक्षेपण सफल हो जाता है तो भारत में, यानी इंडियन स्पेस टेक कंपनी के लिहाज से यह दूसरा महत्वपूर्ण प्रक्षेपण है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर अग्निकुल का यह अंतरिक्ष यान खास क्यों है। बात करें इस अंतरिक्ष यान के बारे में तो इसका नाम है अग्निबाण। अब यदि बात करें कि यह है क्या, तो यह सब ऑर्बिटल टेक डिमोन्स्ट्रेटर, यानी इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, एक सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है। ध्यान रखेगा, सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल। सिंगल स्टेज यानी हम सभी जानते हैं कि जब किसी रॉकेट के स्टेजेस की बात करते हैं तो वो कई स्टेजेस का होता है, 1, 2 और 3, है ना। हमने अमूमन चर्चा की है कि ये एक स्टेज वाला है, ये 2 स्टेज वाला है, 3 स्टेज। ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही स्टेज है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल। कंपनी के पेटेंटेड अग्निलेट इंजन द्वारा इसे बनाया गया है। हमने चर्चा की थी, इसमें खास इंजन का इस्तेमाल किया गया है, उसका इंजन का नाम है अग्निलेट और यह कंपनी को इस इंजन के लिए पेटेंट भी प्राप्त हुआ है, इसलिए क्या कहा गया है कि कंपनी की खास पेटेंटेड अग्निलेट इंजन द्वारा ही इसे संचालित किया जाएगा। अग्निबाण की बात करें तो यह 100 किलोग्राम तक के पेलोड को 700 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है और ले जा सकता है। अग्निबाण के संदर्भ में ही कुछ खास तथ्यों की चर्चा करें तो यह लगभग, इसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है, इसका व्यास लगभग 1.3 मीटर है और इसका भार लगभग 14,000 किलोग्राम है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। स्टार्टअप ने इतना बड़ा रॉकेट तैयार किया है। यदि इसके लॉन्च व्हीकल की बात करें कि इसने जो लॉन्च व्हीकल तैयार किया है तो लॉन्च व्हीकल की जटिल और अनुकूल डिजाइन तैयार की गई है 3D प्रिंटिंग की सहायता से और ऐसा माना जा रहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में इनकी डिजाइन तैयार करने के लिए 3D प्रिंटिंग एक बेहतर विकल्प है, एक अच्छा विकल्प है। यदि बात करें पुराने संदर्भ की चर्चा में या बात करें किससे पहले जो भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो भी डिजाइन तैयार की जा रही थी वह पुराने तरीके से की जा रही थी, तो जो पुरानी विनिर्माण तकनीक है इसमें बहुत अधिक जटिल हार्डवेयर और जनशक्ति शामिल होती है और इन सभी के सहयोग से, श्रम बल के सहयोग से इसका निर्माण होता है, जबकि 3D प्रिंटिंग की सहायता से यह आसानी से किया जा सकता है क्योंकि 3D प्रिंटिंग अब हार्डवेयर में भी बेहतर संभावना देख रही है और बेहतर कार्य कर रही है। 3D प्रिंटिंग से आप हार्डवेयर भी उतनी ही तेजी से बना सकते हैं जितनी तेजी से आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इस बात को ध्यान रखा गया है इसमें पूरी तरीके से। इसके अलावा स्काई रूट ने भी 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया है और अभी हाल ही में अग्निकुल ने भी 3D प्रिंटिंग के इस्तेमाल करते हुए इन हार्डवेयर्स को तैयार किए हैं। वर्ष 2021 में स्काई रूट ने देश के पहले निजी तौर पर विकसित क्रायोजेनिक इंजन, जिसका नाम उन्होंने रखा था धवन ए, इसे सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया था। ध्यान रखेगा, इसका नाम क्या है? धवन ए क्रायोजेनिक इंजन। एक खास तकनीक है क्रायोजेनिक, जिसके बारे में हम अगले स्लाइड में चर्चा भी करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास अग्निकुल का इंजन है जिन्हें वे क्या कहते हैं अग्निलेट, इसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें कि जब इन्होंने धवन 1 बनाया था, जो कि अपने आप में भारत का पहला निजी तौर पर विकसित क्रायोजेनिक इंजन था, तो इसमें इन्होंने सुपर अलॉय का इस्तेमाल करके 3D प्रिंटिंग की सहायता से इसका निर्माण किया था। इस प्रक्रिया ने विनिर्माण समय को 95% तक कम कर दिया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैन पावर एक साथ कार्य करती है, यदि हम पुरानी विनिर्माण तकनीक का इस्तेमाल करके किसी भी रॉकेट को बनाते हैं, किसी इंजन को बनाते हैं या किसी भी इससे संबंधित स्पेस टेक से संबंधित किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो उसमें समय बहुत अधिक लगता है, क्योंकि हम उन्हें ठीक तरीके से निर्माण करने की सोचते हैं। उसका डिजाइन एक स्पेसिफिक डिजाइन के तौर पर इसे ऐसा ही बनाया जाना चाहिए, इसका कर्व ऐसा ही हो, इतनी सेंटीमीटर ही हो, इस तरीके से हम इसका निर्माण करते हैं। जबकि 3D प्रिंटिंग में आप हर चीज का इनपुट दे सकते हैं और वैसा डिजाइन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें 95% तक विनिर्माण का समय जो है वह कम हो गया। बात करें अग्निकुल के इस खास इंजन के बारे में जिसे वे अग्निलेट कह रहे हैं कि आखिर यह क्या है, तो अग्निलेट इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है और इसमें यह एक सिंगल पीस इंजन है। इसमें 6 kN सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। ध्यान रखिएगा, यह एक 6 kN का क्या है? सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। बात करें क्रायोजेनिक तकनीक के संदर्भ में ही, दरअसल क्रायोजेनिक इंजन
अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों का अंतिम चरण माना जाता है, जिसमें किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्रायोजेनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक्स क्या है? क्रायोजेनिक्स की बात करें तो यह अंतरिक्ष में भारी वस्तुओं को उठाने और रखने हेतु बेहद कम तापमान, ध्यान रखिएगा कितने कम तापमान, -150 अंश सेल्सियस, बेहद कम तापमान पर सामग्री के उत्पादन एवं व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी यदि अंतरिक्ष में तापमान बहुत कम है तो कोई वस्तु कैसा व्यवहार करेगी, कोई सामग्री वहां कैसे व्यवहार करेगी, उसको कैसे वहां पर उसका प्रोडक्शन हो पाएगा, उत्पादन हो पाएगा, इन सभी चीजों का जो अध्ययन करता है वह पूरी तकनीक क्या कहलाती है? क्रायोजेनिक्स कहलाती है। और क्रायोजेनिक्स तकनीक के माध्यम से ही क्या बनाया गया है? क्रायोजेनिक इंजन। अब इस इंजन में भी खास तरीके के फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। खास तरीके का प्रोपेलेंट या फ्यूल क्या है? यह प्रोपेलेंट के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है। यानी इसमें खास तरीके के प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन होता है। अब ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है तो इसमें केरोसिन, ध्यान रखिएगा, केरोसिन प्लस या तो तरल ऑक्सीजन या तो तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा या लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यह हमने जाना इस खास इंजन के बारे में। अब आइए जानते हैं किसके बारे में? अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भूमिका के संदर्भ में ये बात करेंगे हम भारत के लिहाज से ही। जून 2020 में भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी। कब मंजूरी दी और इन्होंने इसकी मंजूरी क्यों प्रदान की? इसका मुख्य मकसद था, यानी इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में अधिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसरो मुख्यतः एक वैज्ञानिक संगठन है। वैज्ञानिक आपस में मिलकर यहाँ पर तय करते हैं कि हमारी आगे का स्ट्रेटेजिक विजन क्या होगा, भारत का विजन क्या होने वाला है अगले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष को लेकर। ऐसे में उसकी भूमिका भी क्या होनी चाहिए? उसी लिहाज से सीमित होनी चाहिए। जबकि भारत में निजी क्षेत्र को यह परमिशन नहीं थी कि वे स्पेस के लिहाज से या स्पेस टेक के क्षेत्र में कुछ करवाएं। ऐसे में भारत सरकार ने वर्ष 2020 में परमिशन दी निजी क्षेत्र को, ताकि निजी क्षेत्र इसमें आगे बढ़े और अंतरिक्ष की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करे, अपनी भागीदारी दे। इसी लिहाज से इस संस्था का निर्माण किया गया था, जिसका नाम ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। अब यदि बात करें कि यह किस लिहाज से शुरू की गई थी? निजी क्षेत्र की भूमिका के लिहाज से। तो अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करें तो अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं को सभी के लिए अधिक व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए ही यह कार्य किया गया था, ताकि इनकी जो सेवाएं हैं वे सभी के लिए सुलभ हो सकें। अंतरिक्ष के जो अनुप्रयोग हैं निजी क्षेत्र भी इसका इस्तेमाल करें और भारत में इसके प्रोडक्शन में ये बेहतरीन तरीके से कार्य कर पाए। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी बमुश्किल 3% है। ध्यान रखिएगा, मात्र 3% ही भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र की भागीदारी है वैश्विक लेवल पर, जो अपने आप में बहुत कम है। इस 3% की भी बात करें तो हम सैटेलाइट के निर्माण में कोई खास सहयोग नहीं दे रहे हैं, हम इनके सर्विस की, ग्राउंड बेस्ड सर्विस पर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे लॉन्च पैड का इस्तेमाल करने वाली सर्विस का प्रोडक्शन यहाँ पर हम या इनकी सहायता हम यहाँ पर कर पाते हैं, इसमें हमारा 3% का योगदान है। यदि हम इन सभी चीजों का प्रोडक्शन, रॉकेट्स का प्रोडक्शन, सैटेलाइट का प्रोडक्शन खुद करें दूसरे देशों के लिए भी, तो हमारा राजस्व इससे बढ़ जाएगा। ऐसे में हम निजी क्षेत्र को यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं। भारतीय उद्योगों के पास संसाधन या तकनीक नहीं थी, इसलिए पहले यह संभव नहीं हो पाया था। अब धीरे धीरे भारतीय उद्योगों के पास संसाधन है, तकनीक है। जैसे जैसे निजी भागीदारी बढ़ेगी तो संसाधन और तकनीक, ये सुविधाएं इन्हें और प्राप्त होंगी। ऐसे में ये इस भागीदारी को जो वैश्विक लेवल पर है, अंतरिक्ष भागीदारी को, इसमें ये अपनी बढ़ा पाएंगे। इसरो अपनी सुविधाएं निजी क्षेत्र को प्रदान कर रहा है। इसरो ने कहा है, यानी शिवान जी ने खुद कहा है कि अब इसरो अपने लॉन्च पैड भी अवेलेबल करवाएगी। यदि कोई निजी क्षेत्र अपना लॉन्च पैड इसरो के वाले क्षेत्र में बनाना चाहता है तो इसकी भी परमिशन देगी। अपने जो भी संसाधन है इसरो के भी निजी क्षेत्र को प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी अपनी सुविधाएं निजी क्षेत्र को प्रदान करेगी। जितनी परियोजनाएं हैं उन सभी को इन स्पेस द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, यानी जब इन स्पेस द्वारा इनका अनुमोदन है तो इन सभी के लिए इसरो सहायता प्रदान करेगी। अगर निजी कंपनियां चाहें तो श्रीहरिकोटा लॉन्च स्टेशन के भीतर अपना लॉन्च पैड भी बना सकती हैं। ये श्रीनिवास ने खुद ही कहा है, जिनके बारे में हमने चर्चा। आइए देखते हैं इससे इसरो को क्या फायदा होगा। देखिए, अभी हमने चर्चा भी की
कि नासा की तरह इसरो भी एक वैज्ञानिक संगठन है। ऐसे में उसका खास ध्यान होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए आगे आने वाले सभी अनुप्रयोगों के बारे में। उनकी खास विजन होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में वे अंतरिक्ष में और क्या बेहतर कर सकते हैं और उन देशों को कैसे टक्कर दे सकते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, जो कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो इसलिए अंतरिक्ष के क्षेत्र से इसरो आगे बेहतर कार्य करेगा। यदि बात करें अंतरिक्ष क्षेत्र के संदर्भ में ही, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि हम निजी क्षेत्र को पार्टिसिपेट क्यों करने दे रहे हैं, इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि वाणिज्यिक, यानी जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा और हम वैश्विक लेवल पर बाकी देशों को सहायता प्रोवाइड करा पाएंगे। वे हमसे सैटेलाइट बनवाएंगे, हमसे रॉकेट्स आदि का निर्माण करवाएंगे, जिसका हमें राजस्व प्राप्त होगा, जिसका हमें धन प्राप्त होगा और हम इस लिहाज से थोड़ी सक्षम हो पाएंगे और जो वर्ल्ड में हमारा प्रतिशत है भागीदारी का वह भी बढ़ जाएगा। और दूसरा है स्ट्रैटेजिक, जिसे हम कहते हैं रणनीतिक। ऐसे में हम उन खास विजन पर चर्चा कर पाएंगे, उन सभी अनुप्रयोगों पर चर्चा कर पाएंगे और उनके लिए बेहतर कार्य कर पाएंगे। इसरो अलग से कार्य करेगा, फिर ये निजी संस्थान अन्य क्षेत्रों को, अन्य चीजों को, अनुसंधान आदि पर फोकस रहेगा, जबकि इसरो आगे के विजन तैयार करेगा, स्ट्रेटेजिक रूप से कार्य करेगा। लेकिन अभी तक क्या होता आ रहा है, निजी क्षेत्र को हमने यहाँ पर भागीदारी नहीं दी थी, तो इसरो के ही सारे कार्य करने पड़ रहे थे और इसमें मैन पावर भी बहुत अधिक केवल इसरो तक ही क्या थी, सीमित थी। अब अन्य क्षेत्र में भी हम जब ये सुनिश्चित कर पाएंगे तो और भी फिर बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे, यानी अलग अलग सेक्टर में लोग खुद, अब स्पेस सेक्टर में जो बच्चे हैं वे भी कार्य करेंगे। अभी तक बहुत ही कम वैज्ञानिक थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे भारत के लेवल पर। यानी निजी भागीदारी इसरो को विज्ञान अनुसंधान, विकास, अंतर्ग्रही अन्वेषण और रणनीतिक प्रक्षेपणों पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्त कर देगा। जब हम निजी क्षेत्र को या प्राइवेट सेक्टर को उसकी परमिशन देंगे तो वही ही केवल विज्ञान अनुसंधान, विकास, अंतर्ग्रही जो भी अन्वेषण होना है, तो घरेलू लेवल पर जो अन्वेषण होना है और जो रणनीतिक प्रक्षेपण है, इनको केवल क्या करेंगे, फिर प्राइवेट सेक्टर करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े विजन होंगे, जैसे यदि हम मानव मिशन के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका कार्य करेगा इसरो। आने वाले समय में यदि हम बात कर रहे हैं ऐसे नए नए कि हम जाकर हम भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, अपना स्पेस स्टेशन बनाने में जो विजन कार्य करेगा, जो रणनीति कार्य करेगी, वे सब देखेगी फिर कौन, इसरो। तो ऐसे में उन्हें इन भागीदारियों से थोड़ी मुक्ति प्रदान हो जाएगी। अभी इसरो के बहुत सारे संसाधन नियमित गतिविधियों में खर्च हो जाते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की कि घरेलू लेवल पर अभी कार्य कर रहा है, जिससे इसके जो रणनीतिक उद्देश्य हैं इनमें देरी हो जाती है। हमारे खुद के देखिए मानव मिशन, गगनयान, हम नाविक, हम कब से इन पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन लगातार इनमें डिलेड हमने स्थिति देखी है। ऐसे में जो स्ट्रेटेजिक हमारे मिशन है वे डिले हो रहे हैं, उनमें देरी हो रही है। तो ऐसे में निजी क्षेत्र इन पर पार्टिसिपेट करेगी और इसरो ये सभी कार्य करेगा। आखिर इसरो कब तक मानव के संबंध में, यदि हम घरेलू सेक्टर की बात करें तो हम मौसम से जुड़े हुए जो सैटेलाइट है वे इसरो कब तक क्यों भेजेगी। मौसम से जुड़ी यदि सैटेलाइट भेजने हैं या किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी के लिए कोई सैटेलाइट भेजना है तो निजी क्षेत्र की कंपनियां कर सकती हैं, वे ऐसे संबंधित अन्वेषण कर सकती हैं। इसरो केवल बड़े बड़े मिशन पर आगे ध्यान केंद्रित कर पाए, इसलिए इनको भी ये सहायता प्रदान की जा रही है और इसलिए इसरो के लिए इसलिए ये फायदेमंद है। इसरो का उद्देश्य अंतरिक्ष की खोज करना है और वैज्ञानिक मिशनों को अंजाम देना है और इसी तक सीमित होना भी चाहिए। नासा की तरह जो यह अंतरिक्ष संगठन है वैज्ञानिकों का, यह इसी तरीके से कार्य करे। इसरो अपनी सुविधाएं और डेटा निजी प्लेयर्स जो है, ये जो निजी कंपनियां हैं, उनको उपलब्ध कराकर कुछ धन भी कमा सकती है, राजस्व भी कमा सकती है, क्योंकि इसरो का अपना खुद का पूरा सेटअप है। इनमें इन कंपनी को यदि परमिशन देती है, आप यहाँ से लॉन्च तैयार करें, अपना लॉन्च पैड बनाएं, तो एक राजस्व के रूप पर वो उनसे वसूल भी सकती है और इसरो को इससे राजस्व प्राप्त होगा और भविष्य में आने वाले जो मिशन है इससे उनमें थोड़ी सी सहायता प्रदान हो जाएगी। ये था हमारा आज का पूरा विषय। आइए देखते हैं इस विषय पर आधारित हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। दूसरा, वर्ष 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के निर्माण को मंजूरी मिली थी। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले विषय, अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। यदि आपको यह नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, इन फोकस दृष्टि IAS, उस पर विजिट कर लीजिए।
पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।